नमस्कार साथियों। यूँ आमतौर पर बहुतेरी बार बहुत सारे मित्र कहते हैं कि लाइव आकर के बात कहनी चाहिए, लेकिन बहुत बार मुझे महसूस होता है कि लिखने से काम चल जाएगा और बातों को लिख करके ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो लिहाजा मैं लिख करके ही बहुधा अपनी बात कहना पसंद करता हूँ। हाँ, बीच बीच में इस बीच में ज़रूर मैंने फ्रीक्वेंसी लाइव आकर के बोलने की बढ़ाई है, लेकिन अभी जिस विषय को लेकर के, जिस बात को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, तो असल में बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में भी और पूरे देश के पैमाने पर भी माहौल, हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। इसमें पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, जिसमें आतंकवादियों ने 28 पर्यटकों की हत्या कर दी। तो ये निंदनीय घटना थी। और अभी 2 दिन पहले नैनीताल में भी एक घटना हुई, जिसमें तकरीबन 70 साल के एक व्यक्ति ने, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का है, उसने एक 12 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया। और हमने बहुत खुले रूप में दोनों घटनाओं का विरोध किया, दोनों घटनाओं के खिलाफ लगातार लिखा, बोला। हमारे तमाम साथियों ने उसके खिलाफ लिखा, बोला। लेकिन जो लोग नफरत से ओतप्रोत हैं, सांप्रदायिक घृणा से ओतप्रोत हैं, उनको बहुतेरी बार लिखा हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो लिखे हुए के नीचे प्रश्न कर दे रहे हैं कि उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो, जबकि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि हमने कहा कि भाई सांप्रदायिक घृणा का बायस इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी नहीं हैं उनके खिलाफ अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को है, उनको सांप्रदायिक घृणा फैलानी है, सांप्रदायिक हिंसा फैलानी है। तो ये तो एक बात हुई। और इस बात में असल में दरअसल लाइव तो इस मसले पर मैं नहीं कर रहा हूँ। लाइव तो इस मसले पर कर रहा हूँ कि इसको लेकर के, और इस प्रदेश में जो सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले लोग हैं, उन्होंने दरअसल बीते कुछ दिनों से, पहले भी लोग ट्रोल करते रहते थे, पहले भी अनाप शनाप गालियां देते रहते थे। और मेरा तो बहुत सामान्य उसूल है कि मैं जो गाली गलौज करता है उसके कमेंट को डिलीट कर देता हूं। मैं इससे ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, गाली गलौज करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। और उसमें भी मुझे स्पष्ट है कि भाई आप मेरी वॉल पर आकर के किसी को भी गाली नहीं दे सकते। आपको अपनी वॉल पर गाली लिखने का शौक हो, आप लिखा करें। तो अब जो नैनीताल का घटनाक्रम हुआ, जिसमें हमारे साथियों ने भी प्रोटेस्ट किया, और खास तौर पर एक जो महिला हैं जिन्होंने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके बारे में कुछ लोगों ने अनाप शनाप कहना शुरू किया। अब जब उनके बारे में अनाप शनाप कहना शुरू किया, तो भाई हम लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई किसी महिला के बारे में इस तरह से घृणित, घटिया स्तर की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। तो एक कोई सज्जन है जिन्होंने फेसबुक पर बाकायदा पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट में उन्होंने मुझे भी इंगित किया, मेरा भी नाम लिखा। अब मेरा नाम क्यों लिखा ये तो वो जाने, उनको कुछ ज्यादा समस्या है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो पोस्ट भी दिखा सकूं। तो उनको बड़ी समस्या है। तो एक तो वो हैं, एक और सज्जन है जिनके बारे में अभी देहरादून के स्तर पर कुछ बातें हुई, और उस बातचीत को भी मैं आपके सामने रखूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आपको पहले वो वाला पोस्ट दिखाया जा सके। तो उन सज्जन ने, जिन्होंने पहला पोस्ट लिखा है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पहले वो पोस्ट दिखा दूं। ये सामने स्क्रीन पर आप उसको देख सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि ये महिलाओं के बारे में कैसी टिप्पणी करते हैं और उनका इलाज ढूंढने की बात करते हैं। इन्होंने लिखा है, नैनीताल की धिम्मी, सूडो सेक्युलर, प्रगतिशील जैसियों का इलाज क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस में फंसने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं की रियलिटी की गैसलाइट करने वाली इन अदाकाराओं का इलाज है कि इनका
सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कहां से आ रहा है उसको समझते हुए इसका सोर्स चूक करना। कांग्रेस, वामपंथ, भाजपा पार्टी और आइडियोलॉजी के खांचे में नहीं, इनकी जाति के प्रिविलेज को टारगेट करो। नेहरूवियन ब्राह्मणों को इनकी औकात बताने का समय है। इंद्रेश मैखुरी जैसे और उनके पुछल्ले व्यापार संघ के अध्यक्ष नेगी को भी लोकल जाति के नेटवर्क से आइसोलेट करो। तो ये इन्होंने एक पोस्ट किया है। अब इसमें पता नहीं नेहरूवियन कौन है, हम तो नेहरूवियन नहीं हैं और पैदा क्या हुए क्या नहीं हुए, लेकिन आज के दिन पर तो किसी जाति और धर्म से अपने आप को हम एसोसिएट करना जरूरी नहीं समझते, मनुष्य के तौर पर ही अपने आप को एसोसिएट करना जरूरी समझते हैं। तो ये तो एक टिप्पणी है। बहरहाल ये कोई बहुत वो नहीं है। और एक और कोई महापुरुष हैं जो लगातार सारी पोस्ट में जा करके कह रहे हैं कि साहब ये गद्दार हैं, ये सब है, उनके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा। लेकिन एक घटनाक्रम देहरादून में पिछले दिनों हुआ, उसमें एक दून अस्पताल के बाहर एक मजार थी और उस मजार को तोड़ा गया। तो उस मजार को तोड़ने पर कुछ हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया, लोग जाकर के ज्ञापन दे करके आए। तो ज्ञापन दे करके आए, उसमें एक कोई सज्जन हैं जिनका नाम भूपेश जोशी देहरादून वाले है ना। तो उनके बारे में थोड़ा तफसील से बात करना जरूरी है। तो वो जो सज्जन है, हालांकि ये जो जब लोग लिखते हैं कि भाई देहरादून वाले हैं, तो मुझे तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूं। तो बहुत सारे लोगों को, चूंकि उनको ये समस्या है कि उनको पहाड़ी नहीं कहलाना है, उत्तराखंडी नहीं कहलाना है, इसलिए उनको ये समस्या है। तो बहरहाल जब ये हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया उस मस्जिद को, उस माफ कीजिएगा मजार को तोड़े जाने के खिलाफ। तो ये कोई सज्जन है भूपेश जोशी देहरादून वाले, इनको बड़ी परेशानी हुई। तो इन्होंने क्या किया कि अखबार में जो खबर छपी है, ये देखिए आप, ये खबर को के नामों को इन्होंने गोल घेरे में ये लेकर के आए और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल किया। वो भी मैं आपको दिखाता हूं। वो कुछ इधर उधर हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रही है, लेकिन मैं आपको वो मैसेज भी दिखाता हूं जो इन्होंने किया। तो इन्होंने, अब मैं इनकी बात इसलिए कह रहा हूं, चलिए उस मैसेज पर आने से पहले मैं इनकी बात इसलिए कह रहा हूं कि कल ये फेसबुक पर लाइव आए और इन्होंने मेरा नाम लेकर के और निर्मला दी का, निर्मला बिष्ट हैं जो महिला मंच की नेता है, उनका नाम लेकर के इन्होंने कहा कि इनको व्यर्थ में फंसाया जा रहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग जो है इनको बिना मतलब में इनको फंसा दिया, मजार तोड़ने के मामले में इनका कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने हम लोगों को धमकी नहीं दी। और इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की, चूंकि पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है, एफआईआर फाइल की जा चुकी है, तो इन्होंने सभ्य भाषा में धमकी एक तरह से दी। इन्होंने निर्मला बिष्ट जी के संदर्भ में कहा कि वो नेहरू कॉलोनी में रहती हैं, जताने की कोशिश की निर्मला बिष्ट नेहरू कॉलोनी में नहीं रहती। इन्होंने मेरे बारे में कहा कि मैं हर्रावाला में रहता हूं, मैं हर्रावाला में नहीं रहता। और असल में ये वो जमात है जो नफरती जमात है, इस प्रदेश में भी पैदा हुई, इस मुल्क में भी पैदा हुई। 2014 से पहले इस मुल्क में भी और इस उत्तराखंड में भी क्या होता रहा, तो इनकी समझ से ये बातें परे हैं। इसलिए इनको ये समझ में नहीं आया कि निर्मला बिष्ट कौन है। पहली बात में तो ये निर्मला बिष्ट जानते ही नहीं थे। इन्होंने एक पोस्ट में कमेंट के नीचे उनका नाम रेणु बिष्ट लिखा हुआ था। फिर इनको पता चला कि नहीं साहब, रेणु बिष्ट से वो आगे बढ़े और कल इन्होंने फेसबुक पर लाइव करके एक तरह से धमकी दी कि निर्मला बिष्ट के अगल बगल जो रहते हों वो उनको नमस्कार करके आए। बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा और मेरे बारे में इन्होंने कहा कि ये मुझसे जल्दी ही मिलेंगे। तो एक तो जोशी साहब ऐसा है कि आप असल में 2014 के बाद वाले लोग हैं, इसलिए आपको इस उत्तराखंड के इतिहास का पता नहीं, इस उत्तराखंड में आंदोलनों संघर्षों के इतिहास का पता नहीं। इसलिए आपको लगता है कि आप ऐसे धमकाएंगे और लोग डरने पर आ जाएंगे। मैं हर्रावाला में नहीं रहता, लेकिन जहां मिलना हो वहां आइएगा, है ना, वहां मिल लेंगे, कोई बात नहीं। पुलिस और प्रशासन से, आंदोलनों से, संघर्षों से पिछले 30 वर्षों का नाता है हमारा। जनता के पक्ष में, जनता की लड़ाइयों में पिछले 30 सालों से लगातार
मेहनतकश आवाम के संघर्षों के पक्ष में हम लगातार खड़े होते रहे हैं, उसमें लाठी डंडा पुलिस मुकदमा हमने सब झेला है। तो इसलिए ऐसी गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरते कि आप देख लेंगे, जल्द मुलाकात करेंगे। और आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि सत्ता का संरक्षण है, आपको सरकार का संरक्षण है। आपको लगता है कि आपके मुफीद सत्ता है इसलिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं जनता के हक में खड़े होते कि किसी सत्ता का संरक्षण हमको है, बल्कि हमारा विचार, हमारे जनता का संघर्ष, जनता की ताकत हमारे साथ है, इसलिए हम बोल पाते हैं। तो लेकिन पहले इस बात को देखते हैं कि इसलिए ये धमकी वमकी मत दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा, इससे कोई डरने वाला नहीं है, इससे हम तो नहीं डरने वाले हैं, है ना। आपको भले बड़ा डर लगा, इसलिए आपने कोशिश किया कि बड़े सभ्य शब्दों का आप इस्तेमाल करें, धमकी तो दें, लेकिन शब्द ऐसे इस्तेमाल करें जिससे यह प्रमाणित हो सके कि नहीं साहब मैं धमकी तो नहीं दे रहा था, मैं तो बड़ी अच्छी बात कह रहा था, बड़ी सभ्य बात कह रहा था। क्योंकि एफआईआर फाइल हुआ है और आपने एक भी बार, ये बेईमानी है, आपने एक भी बार अपनी लाइफ में ये नहीं बताया कि एफआईआर क्यों दर्ज हुआ। आप तो कह रहे हैं आपने कोई धमकी नहीं दी, आपने इन लोगों को नहीं धमकाया। मैं दिखाता हूं किस तरह की धमकी दी, ये भी देख लेते हैं, यहां सब कागज है। तो ये इनके एक व्हाट्सएप में इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में ये सर्कुलेट किया। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो चोपड़ा, रावत, भट्ट, चौहान, खंतवाल, सिंह, नेगी, बिस्ट, सजवाण, पयाल, सोलंकी, नैथानी, पंत जो भी हैं, इन्हें ढूंढकर इनके साथ हिंदू समाज को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको घर से बाहर निकलने में भी डर लगे। यही उसके बाद गाली है, भिकमंगे, घटिया, दो कौड़ी के लोग हैं जिनके कारण हिंदू समाज बार बार लड़ाई में हार जाता है और कभी भी समस्याओं का समूल नाश नहीं कर पाता। जिहादियों के साथ इनकी ठुकाई भी बहुत आवश्यक हो गई, मुसलमानों को बाद में देख लेंगे, पहले फिर गाली। भाषाई संस्कार बहुत हैं, कल पुलिस एफआईआर होने के बाद अलबत्ता भाषा में बड़ा सुधार हुआ, लेकिन वरना भाषाई संस्कार देखे जा सकते हैं, या इनका नाम भी बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये जब लिखा गया इस तरह का, तो इसके खिलाफ अभी 2 दिन पहले हम लोग देहरादून के एसएसपी से मिले और देहरादून के एसएसपी के सामने हमने ये बात कही कि भाई ये आदमी खुलेआम हमारे विरुद्ध या इन साथियों के विरुद्ध, जिनका नाम, इसमें मेरा नाम नहीं है ना, क्योंकि मैं उस दिन मौजूद नहीं था जिस दिन वो ज्ञापन दिया गया मजार तोड़ने के खिलाफ। तो लेकिन जिन साथियों का नाम इसमें लिखा हुआ है, इनके विरुद्ध ये आदमी खुलेआम हिंसा भड़काने को कह रहा है, हिंसा करने को कह रहा है, इनके साथ मारपीट करने को कह रहा है, इनके बारे में गाली गलौज कर रहा है, इनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। तो हमने देहरादून के एसएसपी से मुलाकात की और उनसे कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये रोचक बात है कि हम एसएसपी के यहां गए तो हमको तो नहीं पता था कि ये सज्जन कौन है, लेकिन एसएसपी या पुलिस वहां सब जानते थे कि ये कौन है और इनका क्या काम है। वहां एलआई के इंस्पेक्टर को तलब किया गया, वो भी जानते थे। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें हमारे साथियों ने एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट को फेसबुक पर मैंने भी शेयर किया, तमाम लोगों ने शेयर किया। तो इन्होंने जिनके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है, निर्मला बिस्ट, उनका नाम कल अपने लाइव में लिया। उनको कहा कि वो बड़ा उनका सम्मान करने वाले हैं और उनके अड़ोसियों पड़ोसियों से उन्होंने, क्योंकि एफआईआर का डर था कि लगता था कि भाई अगर फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देंगे जैसी भाषा इन्होंने यहां की है तो कल फिर कोई इनको धमकाएगा वापस, फिर एफआईआर होने का डर रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनके अगल बगल वाले जाकर के उनको नमस्कार करें। और उस पोस्ट में निर्मला बिस्ट के बारे में बेहद घटिया दर्जे की बातें, बहुत ही गंदे दर्जे की बातें कही गई हैं। उसके नीचे जो कमेंट लोगों ने किए हैं, और फिर इन्होंने मेरा नाम भी लिया। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना, मेरा नाम लिया। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैं कहीं हर्रावाला में रहता हूं, तो मैं हर्रावाला में नहीं रहता। इन्होंने कहा ये जल्द मुझसे मुलाकात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह की गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरते, जिसको मुलाकात करनी हो करें, जिसको मार पिटाई करनी हो करें। आओ, हिंसा करना चाहते हो करो, इस प्रदेश में यही आप कर रहे हैं, यही करना चाहते हैं, आके कर लें, कोई बात नहीं। हमने उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उसके बाद भी जनता की लड़ाइयों में जम करके प्रशासन पुलिस का मुकाबला किया है, लाठी डंडों का मुकाबला भी किया है। कभी ढूंढ करके देखिएगा वो वीडियो जहां सारी जनता भाग रही है और मैं अड़ करके पुलिस के डंडों के सामने खड़ा हूं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कैसे खड़े हैं, मैंने कहा ये उसी जनता की ताकत है, उसके दम पर हम खड़े हैं।
तो ऐसी गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरते, ये आप किसी और को बताइएगा। हाँ, ये जरूर हम देहरादून की पुलिस से, मैंने तो एसएसपी साहब को फिर बता दे रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ ये बात, कि एसएसपी साहब को ये भेज करके कहा कि ये देखिए ये सब कहा जा रहा है, तो आपकी पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करना चाहती हो, चूंकि इनको सत्ता का संरक्षण है, ये सत्ता संरक्षित है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद जो होगा वो आप देखते रहिएगा। आप ऐसे ही करवाना चाहते हैं तो आप करवाइए भाई, पुलिस चाहती है कि इस तरह का हो तो ठीक है। तो हम तो इस बात से डरने घबराने वाले नहीं हैं कि आप इस तरह की गीदड़ भपकी देंगे और हम आकर के डर जाएंगे। डरेंगे वो जो हिंसा फैलाते हैं, डरेंगे वो जो घृणा फैलाते हैं, जो सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, उनको डरना चाहिए। वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग, वो किसी भी धर्म में हों, वो किसी धर्म के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपने हितैषी हैं, वो सिर्फ अपना स्कोप देख रहे हैं इसके बीच में, क्योंकि लगता है कि इस समय यही मार्केट चल रहा है, तो इसलिए ये सब इस तरह की चीजें की जा रही हैं। और ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, ये जो सज्जन है जो हमको कह रहे हैं कि हमको देख लेंगे, ये कैसे व्यक्ति हैं मैं आपको बताता हूं। इनका फेसबुक प्रोफाइल जाकर के, वो फेसबुक पेज जाकर के देखिए। हमारे एक साथी ने तो मुझे बताया कि कैसे ये घृणा झूठ फैलाते रहते हैं, लेकिन इनका फेसबुक पेज जाकर के देखिए तो नफरत से भरा हुआ है। और कल ही इन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, धर्म प्रथम है। अब ये ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, ऐसा कैसे कह पा रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा है मेरे लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, धर्म प्रथम है। कोई दूसरा धर्मावलंबी ये कह दे कि उसके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, धर्म प्रथम है, तो अब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका होता। कि ये आदमी कह रहा है कि राष्ट्र प्रथम नहीं है, देश में धर्म प्रथम है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड देहरादून वाले हैं, भूपेश जोशी जी, ये खुलेआम ये लिख रहे हैं कि इनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, इनके लिए देश का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए धर्म प्रथम है। और इनके लिए कोई धर्म प्रथम नहीं है, इनके लिए घृणा प्रथम है, धार्मिक घृणा, सांप्रदायिक उन्माद प्रथम है। और इसलिए ये कैसी बातें लिख रहे हैं, मैं आपको एक और नमूना दिखाता हूं इनकी मानसिकता समझने के लिए। तो ये फेसबुक पर जो लिखते रहते हैं, ये कोई कहीं और से नहीं लाए गए हैं, ये सारी चीजें इन्होंने फेसबुक पर लिखी हैं। तो एक जगह ये लिख रहे हैं कि इनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, इनके लिए धर्म प्रथम है, और दूसरी जगह देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको वो भी दिखा सकूं, वो आपको मैं दिखाता हूं कि कैसी बातें फेसबुक पर लिखी जा रही हैं, और कैसे इस राज्य के भीतर हिंसा घृणा का माहौल बनाने वाले लोगों को सत्ता का, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और इसलिए उनको ये खुली छूट मिली हुई है कि वो कुछ भी लिखें। तो इनका एक कमेंट देखिए, इन्होंने नैनीताल की घटना पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इन्होंने खुशी जाहिर की कि मुसलमान लोगों के साथ मारपीट की, और उसके बाद इन्होंने ये कमेंट लिखा है, इसको देखिए। ये कह रहे हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कोई मुसलमान अपना मकान मालिक की लड़की अपने के साथ बलात्कार कर दे या उसे भगा कर ले जाए। आप इनकी मानसिकता समझिए कि कितनी घृणास्पद मानसिकता है। ये खुलेआम फेसबुक पर लिखा हुआ कमेंट है जिसमें ये कह रहे हैं कि इनको इंतजार है कि इनके इलाके में कोई मुसलमान इनके मकान मालिक की लड़की के साथ बलात्कार करे या उसे भगा कर ले जाए। आप सोचिए कितनी घृणित मानसिकता के लोग हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी महिला, किसी लड़की, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए ताकि इनको अपनी गंदी राजनीति साधने का अवसर मिले, अपनी घटिया राजनीति साधने का अवसर मिले। तो ऐसे लोग धर्म के रक्षक हैं, ऐसे लोग धर्म के झंडा बरदार हैं। आप समझिए कि इस राज्य के भीतर ये क्या होने जा रहा है। इस राज्य के भीतर किस तरह के लोगों को शह दी गई है, सत्ता के संरक्षण में किस तरह के लोग हैं जिनकी कामना है और जो अपनी कामना छुपा नहीं रहे हैं, अपनी घृणित मानसिकता छुपा नहीं रहे हैं, खुलेआम ये लिख रहे हैं सरेआम। ये देखिए, ये सरेआम ये बात लिख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत हो, तो इनकी ये ऐसी इच्छा है। तो आप समझिए कि कितना घृणित मानसिकता ये है। तो ऐसी घृणित मानसिकता के लोग यदि किसी धर्म के झंडा बरदार हैं, यदि किसी धर्म के रक्षक वो अपने आप को कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस धर्म का क्या होने वाला है, उस धर्म में रहने वाले लोगों का क्या होने वाला है। तो असल में इनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं। इनका मतलब है वो उस घृणा से, उस नफरत से जिसको ये फैलाना चाहते हैं, और उस नफरत के जरिए
अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। तो ये इनकी मानसिकता है। और इस मानसिकता के साथ यदि ऐसे लोग, ऐसे सांप्रदायिक मानसिकता के लोग जो अपने ही लोगों के बारे में, अपनी महिलाओं के बारे में भी ये कामना कर सकते हैं कि उनके साथ इस तरह का दुष्कर्म हो जाए ताकि इनको अपनी राजनीति साधने का अवसर मिले, तो ऐसे लोगों से ज्यादा घृणित कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति यदि कोई किसी को हमको धमकाएगा, ये कहेगा फेसबुक लाइव में आकर के कि वो हमको देख लेंगे, वो हमसे मिलना चाहते हैं, तो वैसे हमारी ऐसे कोई मिलने की ऐसे लोगों से इच्छा नहीं है। इस संसार में, इस देश में, इस उत्तराखंड में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। उन अच्छे लोगों से हम मिलते रहते हैं, उन अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात है, वो अच्छे लोग हमको जानते हैं। उन अच्छे लोगों को पता है कि हम कौन हैं, क्या करते हैं। तो यहां ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, और आपकी जो मंशा है आप वो करेंगे तो उसके बाद क्या नतीजा होगा, ये बताने के लिए भी मैं नहीं आया। वो तो वक्त आएगा तो हो जाएगा सब जो होना होगा। लेकिन इस तरह की उत्तराखंड की जनता से, खास तौर पर लोगों से हमारा ये कहना है कि इस तरह की घृणित मानसिकता वाले लोगों को अलग थलग करने की जरूरत है। ये समाज की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार लोग हैं। इनकी वजह से समाज गर्त में जाएगा। किसी महिला, किसी बच्ची की सुरक्षा इनसे नहीं होने वाली है, क्योंकि इनकी तो कामना है कि ऐसा हो जाए महिलाओं, बच्चियों के साथ। इस तरह का घृणित सोच जिन लोगों की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। लेकिन ये विडंबना है कि इस राज्य में चूंकि सत्ता का संरक्षण है ऐसे लोगों को, इसलिए उनकी हिम्मत है कि वो पुलिस थाने के भीतर जाकर के किसी सब इंस्पेक्टर के साथ खींचातानी कर दें और फिर पुलिस के एसएसपी बयान देंगे कि नहीं, सबको चिन्हित किया जा रहा है। कोई दूसरा समय होता, किसी दूसरे वक्त में ऐसा हुआ होता कि पुलिस पर इस तरह से हाथ डाला गया होता, तो अब तक ऐसा करने वालों की रूह कांप रही होती ऐसा करने के लिए। लेकिन चूंकि पुलिस लाचार है, पुलिस बेबस है, वो जान रही है कि वो तो सब सत्ता के पाले पोसे लोग हैं, इसलिए एसएसपी बयान देकर के, वीडियो जारी करके काम चला रहे हैं। मेरे ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया है वीडियो रिप्लाई में। तो ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण है। आप समझिए, ऐसे लोग हैं जिनकी खुली कामना है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो, जिनकी इच्छा है कि ऐसा करने वाला दूसरे धर्म का व्यक्ति हो। इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा घृणित कोई सोच नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों से मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम तो कदम कदम पर ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होंगे। जितनी हमारी ताकत है उतनी ताकत के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ बोलेंगे, लिखेंगे, सड़क पर उतरेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग क्या हमारे साथ करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं। उस चुनौती को हम कबूल करते हैं। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने पहले भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया है। इस मुल्क का इतिहास है आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक, और फिर भी जरूरत पड़ेगी तो फिर किया जाएगा। लेकिन इस तरह की गीदड़ भभकियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पिछले 30 बरस से, वो जिन निर्मला बिष्ट के बारे में आप अनाप शनाप लिख रहे हैं, आपके संगी साथी लोग लिख रहे हैं, वो निर्मला बिष्ट पिछले 30 बरस से ज्यादा समय से उत्तराखंड में महिलाओं के, उत्तराखंड में आम आवाम के, जनता के सवालों पर लगातार सड़क पर लड़ती, संघर्ष करती रही हैं। और आप जो ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उनको जानते हो, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आप उनके बारे में जानते होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती ऐसा कहने की, ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती। और आपकी घबराहट तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए आपने भाषा का बड़ा संयम बरता। भले ही परोक्ष रूप से धमकी देने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाले हम नहीं हैं। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस से, उत्तराखंड की सरकार से जरूर हम ये कहना चाहते हैं। मैंने कल एसएसपी अजय सिंह जो देहरादून के हैं, उनको ये मैसेज भेज करके कहा कि भाई आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जो लोग ऐसी नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा फिर से सवाल है कि यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति ये लिख देता कि उसके लिए राष्ट्र नहीं धर्म प्रथम है, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता या नहीं होता? तो इनके ये खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये लिख दे फेसबुक पर कि वो चाहता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उस यहां की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ इनको इस तरह से करने की छूट दी जाएगी।
तो ये निंदनीय है। और असल में आप इस बात को समझिए, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यदि महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो उसमें इस तरह की मानसिकता उसके लिए जिम्मेदार है, इस तरह की मानसिकता है और पूरे समाज में एग्जिस्ट करती है। और इसलिए दुष्कर्म करने वाले का धर्म देख करके इनका खून खौलता है। तो इनका खून नहीं खौलता है उस समय भी, इनको अवसर नजर आता है उस समय किसी महिला बच्ची के साथ उसका जीवन तहस नहस कर दिया जाए, लेकिन इनको अपनी घृणित राजनीति के लिए उसमें अवसर नजर आता है। तो ऐसी घृणास्पद सोच, ऐसी घटिया सोच को समाज में अलग थलग करने की जरूरत है। सरकार सत्ता करे नहीं करे, सरकार सत्ता तो उन्हीं की है, ऐसी सरकार सत्ता को भी सबक सिखाने की जरूरत है। जैसे घृणास्पद लोग सोच के लोगों को पाल रही है, सरकार सत्ता करे नहीं करे, लेकिन समाज को जरूर आगे बढ़ करके करना चाहिए। समाज में जो भी प्रगतिशील जनपक्षधर लोग हैं, जो इतने घृणित मानसिकता के हैं, उनको सरकार समाज को, समाज के तमाम न्याय पसंद लोगों को, अमन पसंद लोगों को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को, इनको अलग थलग किया जाए समाज में। समाज ये कहे कि हम हत्यारों के पक्षधर नहीं हो सकते, हम बलात्कारियों के पक्षधर नहीं हो सकते, हम समाज में जहर बोने वालों के पक्षधर नहीं हो सकते किसी कीमत पर, किसी सूरत पर। ये समाज को तो खुल करके कहना होगा। ऐसे तमाम आवाजें जो फूट के खिलाफ खड़ी हुई हैं, चाहे वो नैनीताल में शैला नेगी हों, हम उनका समर्थन करते हैं। जो लोग उनको घृणास्पद गालियां दे रहे हैं, हम उनकी सख्त निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस तरह की गीदड़ भभकियों, इस तरह की धमकियों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन राज्य के भीतर जनता के हक अधिकार में और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ, फूट की राजनीति के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। इस अभियान में हम कायम रहेंगे, हम पूरी ताकत के साथ इस अभियान में खड़े होंगे। ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा बहुत साफ साफ। धन्यवाद।